नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज के वीडियो में जो चर्चा का विषय रहेगा वो आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में रहने वाला है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? आर्थिक क्रियाकलापों को कितने भागों में बांटा गया है? मानव के द्वारा कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं? तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? क्रियाकलापों का प्रकृति के साथ में क्या संबंध है? इन्हीं सब बिंदुओं की चर्चा हम हमारे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आर्थिक क्रियाकलाप की परिभाषा क्या होती है, आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहा जाता है और वर्तमान संदर्भ में इसकी उपयोगिता क्या होती है, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, मनुष्य एक अस्थिर प्राणी है। कभी भी एक जगह शांत चित्त से वह स्थिर नहीं रह सकता। तो मनुष्य अस्थिर और क्रियाशील प्राणी है। मनुष्य कार्य करता है। मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तो मानव के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सभी कार्यकलाप जिससे उसको आय की प्राप्ति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाओं के रूप में जाना जाता है। अर्थात मानव के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सभी कार्य जिससे उसे किसी न किसी माध्यम से आय होती है, तो ऐसी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं के रूप में जाना जाता है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, वर्तमान जो आधुनिक युग है वो आर्थिक युग के रूप में जाना जाता है। और इस आर्थिक युग में मानव की क्रियाएं करना एक आवश्यक पहलू बन गया है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मानवीय क्रियाएं संपन्न होती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में मानव के द्वारा ये जो क्रियाएं की जाती हैं वो वहाँ मिलने वाली भौतिक दशाओं के ऊपर निर्भर करती, मुख्यतः भौतिक दशाओं के ऊपर निर्भर करती हैं। और इसी कारण हम देखेंगे कि किसी एक ही क्षेत्र के अंदर भी मानव के द्वारा अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जा सकती हैं। तो प्रादेशिक आधार पर जो विषमताएं पाई जाती हैं, उन विषमताओं को आधार मानकर मानव के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्रियाओं के रूप में, द्वितीयक क्रियाओं के रूप में, तृतीयक क्रियाओं के रूप में और चतुर्थक क्रियाओं के रूप में। तो 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मानव की मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं या प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी सभी क्रियाएं जो प्रकृति से संबंध रखती हैं, जिसमें प्रकृति का प्रत्यक्ष योगदान रहता है और प्रकृति जात दशाओं का प्रयोग करके मानव जो कोई कार्य करता है जिससे उसे आय की प्राप्ति होती है, तो ऐसी स्थिति को हम प्राथमिक क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सारे संसाधन बनाए हैं। भूमि संसाधन है, जल संसाधन है, वनस्पति संसाधन है, खनिज संसाधन है, मृदा संसाधन है। बहुत प्रकार की सामग्री हमें प्रकृति ने प्रदान की है। तो प्रकृति प्रदत्त इन दशाओं का उपयोग करते हुए जब मानव के द्वारा कोई आर्थिक कार्य किया जाता है जो उसे आय प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति को हम प्राथमिक क्रिया के रूप में जानते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप का जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। प्रकृति प्रदत्त दशाओं का उपयोग करते हुए मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम प्राथमिक क्रियाकलाप के रूप में जानते हैं। अब मनुष्य ऐसे कौन कौन से कार्य करता है जिनका संबंध प्रकृति से है, प्रकृति जात दशाओं से जुड़ा हुआ है और जिन्हें हम मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलापों की श्रेणी में शामिल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते देखिए, आखेट की प्रक्रिया होती है, भोजन संग्रह की प्रक्रिया होती है, पशुचारण की प्रक्रिया होती है, मछली पकड़ना है, वनों से लकड़ी काटना है, कृषि और खनन रूपी ये जो प्रक्रियाएं हैं ये सारी की सारी प्राथमिक क्रियाओं के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि इन सभी क्रियाओं का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। प्रकृति
के अधीन रहता है इनके कार्य। तो ऐसे सभी कार्य जो प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, प्रकृति संलग्न जिनकी स्थिति पाई जाती है, उनको हम प्राथमिक क्रियाकलापों के रूप में शामिल करते हैं। तो यहाँ हमने आपको कुछ नाम बताए, आखेट है, शिकार है, वस्तु संग्रहण या भोजन संग्रहण है, पशुचारण की प्रक्रिया है, मछली पकड़ने की प्रक्रिया है, वनों से लकड़ी काटने की प्रक्रिया है, कृषि है और खनन संबंधी जो कार्य किए जाते हैं, ये सभी मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलापों के रूप में शामिल किए जाते हैं। इन सभी की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे कि किसी का क्या अर्थ है और किसका क्या अर्थ है, जो भी है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आखेट और भोजन संग्रह के ऊपर टॉपिक की चर्चा करें। उससे पहले दोनों शब्दों का अर्थ हम क्लियर करते हैं। आखेट तो क्या होता है और भोजन संग्रह क्या होता है। देखिए, जब मनुष्य आदिम अवस्था में निवास करता था, उसके पास तकनीकी ज्ञान नहीं था, कुशलता नहीं थी, उन्नत प्रौद्योगिकी नहीं थी और ऐसी दशाएं नहीं होने के कारण वो स्वार्थी भी नहीं था। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था किसी भी तरह भोजन की आपूर्ति करना, उदर की आपूर्ति करना। तो भोजन आपूर्ति या उदर आपूर्ति के लिए उसने क्या किया, प्राकृतिक रूप से अपने चारों जो जीव जंतु रहते थे, पशु पक्षी रहते थे, उनका उसने भोजन के लिए प्रयोग करना चालू कर दिया। तो प्रकृति प्रदत्त दिशाओं में मिलने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों का अपने भोजन के लिए प्रयोग करने के लिए जैसे ही मानव ने उनको मारना चालू किया, ऐसी प्रक्रिया आखेट और शिकार के रूप में जानी गई। तो ये आखेट की प्रक्रिया थी जिसका सूत्रपात भोजन आपूर्ति के दृष्टिकोण से हुआ था। हालांकि समय व्यतीत होने के साथ साथ आखेट और शिकार के जो कारण थे, जो उपयोगिता थी या किन किन कारणों से आखेट और शिकार को बढ़ावा मिला था, उसमें समय के साथ साथ में परिवर्तन अवश्य आए हैं। तो प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो केवल भोजन की आपूर्ति, अपना पेट भरने की जो प्रक्रिया थी उसके लिए जीव जंतुओं को मारना और शिकार करना मेन कार्य था। समय के साथ साथ जो परिवर्तन आए, शिकार की प्रक्रिया शौक के लिए की जाए। राजा और महाराजा जो लोग होते थे, रियासत काल में जो लोग होते थे, वो शौक के लिए जीवों को उनका मेन उद्देश्य भोजन ग्रहण करना नहीं था, शिकार करना था। शौक था उनका जानवरों को मारना, इसके लिए बड़ी मात्रा में जानवरों को मारा गया। दूसरी चर्चा हम करते हैं भोजन संग्रह की। देखिए, भोजन संग्रह का मतलब है खाने योग्य सामग्री का एकत्रीकरण करना। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, जंगलों में बहुत सारे सामान पाए जाते हैं जो हम खा सकते हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक पर्यावरण में जो विविध प्रकार की खाने योग्य सामग्री होती है, उस खाने योग्य सामग्री को एकत्रित करके उसका उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, वो ही भोजन संग्रह के रूप में जानी जाती है। अब चाहे वो हम कंदमूल फलों का संग्रह कर रहे हों या पत्तियों का संग्रह कर रहे हों, चाहे गोंद का संग्रह कर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं या हमारी उदर आपूर्ति के लिए करते हैं। ऐसी सारी प्रक्रियाओं का या ऐसी सभी वस्तुओं का इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया रही, वो किसके रूप में जानेगी, भोजन संग्रह के रूप में जानेगी। तो शाब्दिक अर्थों के बाद में अब हम चलते हैं वर्तमान में विश्व के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आखेट और भोजन संग्रह की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है और कौन कौन सी चीज़ों का संग्रह किया जा रहा है, कौन कौन से क्षेत्रों में किया जा रहा है और उन क्षेत्रों में ही आखेट और शिकार होने की प्रक्रिया क्यों उत्तरदायी, इसके कारणों की चर्चा भी हम करने वाले हैं। देखिए, मनुष्य का जीवन निर्वाह दो कार्यों के द्वारा होता है। पहला पशुओं का आखेट करके और दूसरा जंगलों से जंगली जानवरों के अवशेषों, कंदमूल, फलों या खाने योग्य जो सामग्री इसका कलेक्शन करके। आदिम कालीन जो मानव था जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत और अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग केवल आखेट के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र हैं उनमें और जो बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पे खेती नहीं हो सकती, कृषि नहीं हो सकती। और चर्चा ये भी करें कि प्राचीन काल में आदिम मानव को कृषि का ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। जब कृषि का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले की हम चर्चा कर रहे हैं। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकरण से युक्त हो गया, लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों के लोग अभी भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी से बने औजारों या तीरों का प्रयोग करके आखेट और शिकार की प्रक्रिया को संपन्न करते थे और
शिकार किए जाने वाले जो पशुओं की संख्या थी पहले सीमित थी, लेकिन वर्तमान में असीमित हो गई है। भोजन संग्रह आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाओं के रूप में जाने जाते हैं और विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। कुछ चीज़ें यहाँ क्या चीज़ें निकल के महत्वपूर्ण रूप से निकल के, पहली चीज़, जहाँ प्रतिकूल दशाएं विद्यमान हैं वहाँ आखेट और शिकार तथा भोजन संग्रह की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से होती। दूसरा, जिन क्षेत्रों में मानव की स्थिति अभी भी पिछड़ी हुई देखने को मिलती है, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से जहाँ पिछड़ा हुआ मानव हमें देखने को मिलता है, वहाँ भी आखेट और शिकार रूपी जो प्रक्रियाएं हैं ये वर्तमान में भी, आदिम काल की स्थिति थी, वर्तमान में भी वहाँ ऐसी प्रक्रियाएं हमें अधिक देखने को मिलती है। कठोर जलवायु वाले जो क्षेत्र, वहाँ आखेट और शिकार अधिक किया जाता है, जिनमें आदिम कालीन मानव समाज के लोग रहते हैं और ये लोग क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, शरण के लिए, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुओं और वनस्पति से प्राप्त पदार्थों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें न तो अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और न ही ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें किसी प्रकार का जो स्रोत इनके द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, चाहे वो कंदमूल फल के रूप में हो या फिर पशुओं के अवशेषों के रूप में हो, तो ज़्यादा वेस्ट अवशेष भी नहीं जाते, या फिर हम ऐसा कहें कि पशुओं से प्राप्त जो शिकार की प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा खराब नहीं होती। इसी कारण आखेट और शिकार रूपी जो प्रक्रियाएं हैं दोनों वर्तमान संदर्भ में अधिक उपयोगी सिद्ध हो रही हैं और आदिम कालीन समय में इसका अधिक महत्व रहा था। 15 मिनट बाद में भोजन संग्रह के रूप में यदि हम चर्चा करें तो विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। आज यदि हम चर्चा करें कि विश्व के किन किन भागों में आखेट की प्रक्रिया संपन्न की जाती है या भोजन संग्रह की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, वर्तमान में भी यदि आखेट और भोजन संग्रह की प्रक्रिया को देखा जाए तो विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आखेट भी किया जा रहा है और भोजन संग्रह का कार्य भी किया जा रहा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उच्च अक्षांश के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो हाई लैटिट्यूड जोन के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हम चर्चा करें उत्तरी कनाडा है, उत्तरी यूरेशिया है और दक्षिणी चिली वाले भाग हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो उच्च अक्षांशीय भागों के क्षेत्र के रूप में शामिल किए जाते हैं। दूसरा है निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जिनमें अमेजन बेसिन है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो आंतरिक भाग आता है वो इसमें शामिल किया जाता है। दोनों ही जो प्रदेश हैं, चाहे उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हों या निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हों, दोनों में ही हमें जलवायु संबंधी दशाएं जो होती हैं ज़्यादा प्रतिकूल देखने को मिलती हैं। अर्थात इसमें तापमान, वर्षा, धरातली संगठन संबंधी जो दशाएं होती हैं वो ज़्यादातर प्रतिकूलताओं को दर्शाती हैं और इसी कारण हमारे इन क्षेत्रों में आज भी आखेट और शिकार के साथ साथ भोजन संग्रह का कार्य विशेष रूप से किया जाता है। यदि आधुनिक समय के संदर्भ में चर्चा की जाए तो भोजन संग्रह के कार्य कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया। व्यापारीकरण का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जैसे पहले आखेट और शिकार केवल भोजन की पूर्ति हेतु किया जाता था, उधर आपूर्ति हेतु आखेट और शिकार किया जाता था, आज आखेट, शिकार और भोजन संग्रह का कार्य उधर आपूर्ति के अलावा व्यापार के लिए भी किया जाता है, बेचने के लिए भी किया जाता है। आखेट से प्राप्त सामग्री को और जंगलों से कलेक्ट की गई सामग्री को दूसरे लोगों को बेचकर भी आय प्राप्त की जाती। तो इसी कारण आखेट संग्रह रूपी प्रक्रियाओं का वर्तमान में हमें व्यापारीकरण की प्रक्रिया वो भी देखने को मिलती है। आज जंगलों और उसके आसपास रहने वाले लोग क्या करते हैं, कीमती पौधों की पत्तियों, छालों, औषधीय पौधों, इनको इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में संशोधित कर उसको बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। आपने भी अपने आसपास देखा होगा विभिन्न प्रकार के पौधों की गोंद जो लोग जंगलों से इकट्ठा करते हैं और फिर बाजार में बेच दी जाती है और उसका हम फिर यूज़ कर, बबूल की गोंद मान लीजिए, छीला है उसकी गोंद मान लीजिए, तो बहुत सारी गोंद मिलती है जिसका हम यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, औषधीय पत्तियां होती हैं जिनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुलसी है, तुलसी की पत्ती का यूज़ किया जाएगा, या फिर आप अड़ूसा है, अड़ूसा की पत्ती का प्रयोग किया जाएगा। तो जो औषधीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां भी काम आती हैं, छाल भी काम आती है, तना भी काम आता है, जड़ें भी काम आती हैं और उनके जो कंद मूल फल सारी चीज़ें होती हैं वो काम आती हैं। तो लोग क्या करते हैं, जंगलों से उनको कलेक्ट करते हैं
और अपने आसपास जो व्यापार का क्षेत्र होता है, बाजार जो होता है, उसमें बेच देते हैं और फिर जिसको भी आवश्यकता पड़ती है अपनी आवश्यकता के अनुसार वो उन चीज़ों का प्रयोग करने लग जाता है। तो पौधे के विभिन्न भागों का प्रयोग करते हैं, जैसे छाल का उपयोग उन्हें बनाने के लिए किया जाता है, चमड़ा तैयार करने यानी सफाई करने के लिए काम में लिया जाता है, कॉर्क का प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में होता है, दवाइयों के रूप में होता है, कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। ठीक इसी प्रकार रेशे का प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है, दृढ़ फल का भोजन के लिए, तेल निकालने के लिए, और पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद और राल बनाने के लिए किया जाता है। तो जंगलों में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो सामग्री होती है उसका उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है, या फिर हम ऐसा कहें विभिन्न कार्यों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी जो स्थिति हमारी होती है जो जंगलों से वस्तु संग्रहण के काम में आती है, तो जंगलों से वस्तुओं का संग्रहण करना, चाहे वो खाने योग्य सामग्री हो या फिर बेचने योग्य सामग्री हो या फिर वस्त्र बनाने योग्य, किसी न किसी प्रकार से हम जंगलों से कच्ची सामग्री का प्रयोग करते हैं और ये जो कच्ची सामग्री होती है वो मुख्य रूप से हमारे काम में आती है। ऐसी स्थितियाँ भोजन संग्रह के रूप में भी हो सकती हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण के माध्यम से भी की जा सकती हैं। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है भोजन संग्रह के रूप में जानी जाती है। चलिए खैर अब आगे चलते हैं। वर्तमान में विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं रहा है। देखिए समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, ज्ञान बदल रहा है, कुशलता आती जा रही है और जैसे जैसे कुशलता, ज्ञान और तकनीक बदलती जा रही है मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में भी परिवर्तन आता जा रहा है। प्राथमिक या फिर हम ऐसा कहें आखिर शिकार और वस्तु संग्रहण से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती थी उनका वर्तमान में बाजार में ज़्यादा महत्व नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति बदल थी। आज बाजार में तकनीकी ज्ञान कुशलता के कारण नवीन चीज़ें जनरेट कर दी गई हैं, उत्पादित कर दी गई हैं और जब उनके सामने इन प्राकृतिक चीज़ों को लाया जाता है तो वो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अच्छी किस्म की जो चीज़ें हैं और कम दाम वाले कृत्रिम उत्पादों से पूर्ति के बराबर नहीं हो पाती, या फिर हम ऐसा कहें अच्छी किस्म की जो चीज़ें होती हैं उनकी तुलना में कम दाम वाली कृत्रिम चीज़ें हमें मिल जाती है, तो हम क्यों ज़्यादा दाम वाली चीज़ों को खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी यदि हम चर्चा, आज भी विश्व के जो उष्णकटिबंधीय वनों के क्षेत्र से भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, श्रीलंका है, अमेजन बेसिन क्षेत्र है, कांगो बेसिन क्षेत्र, ये सारे पर्टिकुलर ऐसे एरिया हैं जहां आज भी आदिम जनजाति के रूप में लोग निवास करते हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए मिलते हैं और आदिम अवस्था में रहने वाले इन लोगों के द्वारा आज भी इन क्षेत्रों से आखेट और शिकार की प्रक्रिया संपन्न की जाती है और आखेट और शिकार करने के साथ साथ में यहाँ पर वस्तुओं का संग्रहण करने की प्रक्रिया भी की जाती है। तो आखेट और शिकार करके और वस्तुओं का संग्रहण करके ये लोग आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब कहाँ कहाँ आखेट और शिकार की प्रक्रिया संपन्न हो रही है उसको यदि आप मैप के माध्यम से समझना चाहें तो आपके सामने मैप दिया गया है और इस मैप में आप स्पष्ट देख सकते हैं जहाँ डार्क सा शेड नज़र आपको आ रहा है, ये पूरे पर्टिकुलर वो एरिया है जहाँ पर या तो आखेट और शिकार की प्रक्रिया संपन्न हो रही है या फिर वहाँ पर भोजन संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। तो आप देखेंगे एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों का जो अपर जोन है, ऊपर वाला सबसे उत्तरी भाग जिसको हम एशिया और यूरोप का उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कह सकते हैं, या एशिया और यूरोप के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनमें विशेष रूप से आखेट और शिकार का कार्य किया जाता है। ठीक इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो नॉर्थ पार्ट है, सबसे उत्तरी भाग है, सबसे उच्च अक्षांशीय वाला क्षेत्र है, वहाँ भी आखेट और शिकार का कार्य किया जा रहा है। इसी मैप में आप भूमध्य रेखा के आसपास की जो बेल्ट है उसके रूप में आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का लगभग मध्यवर्ती भाग इसमें शामिल किया जा रहा है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का लगभग उत्तरी भाग इसमें शामिल किया जा रहा है। ये दो पर्टिकुलर जो डार्क शेड यहाँ पे डाली गई हैं, अफ्रीका महाद्वीप में ये पूरा एरिया कांगो बेसिन के रूप में शामिल किया जाता है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पूरा एरिया अमेजन बेसिन के रूप में शामिल किया जाता है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप के अंदर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में जो द्वीपीय भाग फैले हुए हैं, विशेषतः इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ये पर्टिकुलर ऐसे एरिया है जहाँ पर आज भी जनजातियाँ रहती हैं और इन जनजातियों के द्वारा आज भी अपना जीवन यापन करने के लिए आखेट और शिकार की प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाता है।
तो आखेट और ये शिकार रूपी प्रक्रियाएं जो हैं प्राचीन काल से चली आ रही हैं और वर्तमान में भी प्रतिकूल परिस्थितियों वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ आखेट और शिकार का कार्य किया जा रहा है। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है वहाँ एस्किमो जनजाति निवास करती हैं और एस्किमो जनजाति आज भी अपने जीवन यापन के लिए आखेट और शिकार की प्रक्रिया का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती है, जिसके माध्यम से उसकी भोजन आपूर्ति होती है, व्यापारीकरण की कुछ छोटी मोटी जो प्रक्रिया है वो भी संपन्न होती है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आखेट और शिकार की प्रक्रिया थी। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।